हेलो बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। और ग्रेविटेशन के नाम के से आप पहले से फैमिलियर है, लेकिन कुछ चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए और कुछ क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में उठने चाहिए। वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन ये है कि सारे प्लैनेट्स सन के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? ऐसा कौन सा फोर्स है या ऐसा कौन सा एक बल है जो उन सारी चीजों को एक तरफ बांधे रखा है? स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, वो सारी की सारी हमारी एक मिल्की वे के अंदर सारी की सारी चीजें एक फोर्स से बंधी हुई हैं। इतने बड़े बड़े साइज के मास होने के बाद भी, इतना बड़ा बड़ा द्रव्यमान होने के बाद भी वो सारी की सारी चीजें बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीके से वहां पर बंधी हुई। साथ ही साथ कभी कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारा वेट और मास में क्या डिफरेंस है। हम दुकान में जाते हैं, वो कहता है कि किलोग्राम, और कभी कभी हम लोग किसी भी एक वेइंग मशीन में जाते हैं तो वो कहता है कि आपका वेट ये है, आपका ऐसा है। थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन है। कभी आप किसी लिफ्ट में सफर करते हैं तो लिफ्ट में अपना वेट आपको हल्का महसूस होता है। और कभी कभी किसी टीचर ने या कभी किसी बारे में आपने सुना भी होगा कि मून के अंदर जो वेट है वो 1/6 हो जाता है हमारे वेट ऑफ अर्थ के। मतलब अगर कोई इंसान यहाँ पर 600 किलो का है तो वहां जाकर के उसका वजन कितना हो जाएगा? 1/6 मल्टीप्लाई बाय 600, 100 kg। इतना कम वजन कैसे हो जाता है? कभी कभी आप लोगों ने कुछ देखा होगा, कुछ नीडल्स हैं या कुछ बहुत ही नुकीली चीज है। अगर आप उस नुकीली चीज से अपने हथेली पे बहुत ज्यादा तेजी से दबाएं, प्रेस करें, तो आपको यहाँ पर एक गड्ढा सा मिलता है। लेकिन वहीं अगर आप इसी दूसरे वाली तरफ से, दूसरी वाली साइड से पेन के इधर दबाएं तो आपको कोई भी गड्ढा नहीं मिलता है। ये क्या है? ये तरह से प्रेशर है, या इसको एक पर्टिकुलर एरिया पे जो लगने वाला फोर्स होता है उसका भी कुछ एक नाम है। आपने देखा कि इतने बड़े बड़े जो शिप है वो पानी में तैरते हैं, लेकिन वहीं एक छोटी सी आयरन नेल्स पानी में डूब जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक चैप्टर को, और जो हमारा चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर ही हम लोग ये सारी चीजों को रिकॉल करके और समझने वाले हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। इन सारे क्वेश्चनों के जवाब इस चैप्टर के अंदर आपको मिलने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है और जिसको हम समझते हैं वो है बहुत 16th सेंचुरी से। जैसे आप लोगों ने सुना होगा न्यूटन के बारे में। तो न्यूटन ने अपने एक बगीचे में बैठा हुआ था और एक एप्पल उसके ऊपर से नीचे की तरफ गिरा, और उसके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ कि ये एप्पल नीचे क्यों आया, आगे क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया। तो इससे एक फोर्स के बारे में पता चलता है कि सारी की सारी जो हमारी धरती है, अर्थ है, वो बहुत सारी चीजों को अपनी तरफ खींचती है, और जिसको एक फोर्स का नाम दिया गया, क्या? ग्रेविटी। साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े मैसिव ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी एक फोर्स लगता है कि दो पॉइंट मासेस पे एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? एक फोर्स है जिसको कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? तो सबसे पहले हम लोग इसके ये समझ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या आती है इसकी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि द फोर्स, या दो मैसिव ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन सी? एक मान लिया सपोज आपने एक m1 मास का कोई ऑब्जेक्ट है, और इससे किसी डिस्टेंस पे दूसरी m2 मास की कोई ऑब्जेक्ट है, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे से डी डिस्टेंस पे हों। और जब डी डिस्टेंस पे हों तो इस पर एक तरह का फोर्स लगेगा, ठीक है? और फोर्स जो लगेगा तो वो फोर्स क्या होता है? वो फोर्स होता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर डिस्टेंस।
तो इन दोनों से, या ये जो मासेस हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, अगर मान लो ये अर्थ है और ये आपका मून है, तो मून अर्थ की तरफ एक फोर्स से अट्रैक्ट हो रखा है। वो कौन सा फोर्स है? यही। और इस फोर्स को, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे कहते हैं कैपिटल जी, m1 m2 और अपॉन डी स्क्वायर। और यही है आपका कौन सा फोर्स? बोलिए। ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर सन है, अगर मान ले सपोज ये सन है और ये अर्थ है, तो अर्थ सन के चारों तरफ क्या है? एक फोर्स से कनेक्ट है। m1 इसको अपनी तरफ खींच रहा है एक फोर्स से, 1 2, पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रही है। साथ ही साथ m2 भी उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, किस पे? दूसरी ऑब्जेक्ट पे। तो आप इसको F12 भी बोल सकते हैं कि पहली जो मैसिव ऑब्जेक्ट है वो दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट पहली ऑब्जेक्ट से अट्रैक्ट हो रही है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और ये फोर्स के बारे में जो पहली बार इंफॉर्मेशन दी थी वो न्यूटन ने दी थी, और उनके अकॉर्डिंग इसका स्टेटमेंट आता है। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ध्यान रखना ये कभी भी रिपल्सन फोर्स नहीं होता है, ये हमेशा एक अट्रैक्शन फोर्स है, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस या टू पॉइंट मासेस, ठीक, आप पॉइंट मास कह सकते हैं इसको, मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional, is directly proportional to the product, to the product of two masses, to the product of two masses, to the product of two masses, and inversely proportional, and inversely proportional to the square distance, to the square distance between them, to the square distance between them, उनकी स्क्वायर डिस्टेंस के बराबर होता है। और यही जो स्टेटमेंट है यही आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। और जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट लगाते हैं इस जी को, ये बहुत ही कमाल का है, और इसको बोलते हैं कैपिटल जी, वेयर कैपिटल जी इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट के बारे में सबसे पहली बार जानकारी जो दी थी वो दी थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। क्या नाम था? हेनरी कैवेंडिश। और इस हेनरी कैवेंडिश का जो एक्सपेरिमेंट है वो आपके पास भी है, कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश की जो इंफॉर्मेशन है वो उन्होंने बताया था कि कैसे इस कैपिटल जी की वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और इसको एक टॉर्क और ऐसे एक डिस्क के बेसिस पे निकालते हैं, वो आपके पास बड़ी क्लास में। लेकिन फिर भी इस कैपिटल जी की जो वैल्यू आती है, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी, वैल्यू ऑफ कैपिटल जी वो आती है आपके 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और इसकी यूनिट कैसे निकाल सकते हैं? कैपिटल जी डी स्क्वायर को अगर फोर्स के साथ ले आए तो फोर्स होगा न्यूटन, डी स्क्वायर को अगर मीटर स्क्वायर और मास इंटू मास केजी स्क्वायर की अपॉन में चल जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू ऑफ जी होगी। ओके। तो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा दो मासेस के बीच में लगता है, प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, और उन दोनों के बीच की स्क्वायर डिस्टेंस
के साथ लगता है। और एक बड़ा कमाल का लॉ है, क्योंकि इसके बेसिस पे ही पता चला कि कोई बड़ी ऑब्जेक्ट जैसे अर्थ है, अगर हम कोई भी चीजों को अर्थ की तरफ या छोड़ रहे हैं तो फ्री फॉल होकर के या नीचे गिर रही है, तो धरती उसको अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। यही फोर्स है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पॉज। तो कैपिटल जी का जो वैल्यू है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये वैल्यू आपको पता रहेगा तो आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप यूं चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स ऐसे बिल्कुल कोटा जैसे। नेक्स्ट, अब हमारा ये आता है कि ये जो कैपिटल जी है इसकी डेफिनेशन कैसे आएगी, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, और इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, पहला ग्रेविटेशन लॉ था, दूसरा आपका आ सकता है डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। अब कैपिटल जी की डेफिनेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लेते हैं। आपको पता है एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। यहां से जी की वैल्यू निकाल लीजिए, तो जी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर को एफ के साथ भेज दीजिए। यहां से आपके पास आ जाएगा कैपिटल जी एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। अब देखिए, इफ आपका जो ये है फोर्स है, डिस्टेंस है दो मासेस के बीच का, वो 1 मीटर हो जाए, और जो m1 और m2 की वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 kg, देन g किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, वो लगभग उस फोर्स के बराबर हो जाएगा जब दो मासेस, दो ऑब्जेक्ट या दो मासेस, दो पॉइंट मासेस कितने हो, 1-1 किलोग्राम के हो, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो, 1 मीटर हो। तो उस समय जो कैपिटल जी होगा वो एफ के बराबर आ जाएगा, उस फोर्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा कैपिटल जी। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लिख लेंगे कि द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, the universal gravitational constant is the force of attraction, is the force of attraction is the force of attraction। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दो मासेस, यूनिट मासेस पे, यूनिट मतलब 1-1 किलोग्राम के मासेस, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर। ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस, टू पॉइंट मासेस, बिटवीन टू पॉइंट मासेस, टू पॉइंट मासेस, ठीक है, टू पॉइंट मासेस ऑफ 1 kg, of 1 kg each, and the distance between is each, and kept at a distance of, kept at a distance of 1 मीटर, जो एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हो। तो ये है आपकी डेफिनेशन ऑफ कैपिटल जी। और कैपिटल जी की वैल्यू जिसे बताया, ये हेनरी कैवेंडिश ने निकाली थी अपने एक्सपेरिमेंट से, और जो कि आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और ये इसकी डेफिनेशन आ गई। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही क्या है, इसके बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, अगर आप देखो, अगर कोई चीज धरती की तरफ जा रही है तो फिर हम उसको उठा करके फिर खींच ले रहे हैं, इसका मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, काफी वीक फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है ना। और हमेशा क्या एक सिंगल मास पे अगर सिर्फ यही इकलौता मास कहीं पर रखा हो, क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग सकता है, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट पे लगता है, मिनिमम 2 ऑब्जेक्ट्स होना बहुत जरूरी है, और साथ साथ ये बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है। साथ ही साथ हम इन पॉइंट्स को लिखते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग के ये पॉइंट्स एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे पास है, सबसे पहला कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज अ वीकेस्ट फोर्स,
इन नेचर, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। और आपको पहले बता दूं थोड़ा सा कि जो हमारा नेचर है उसमें कई तरह के फोर्सेस हैं, ठीक, कई तरह के फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 तरह के फोर्सेस हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है, कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि आप लोग अगर किसी चीज को पकड़ रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। लेकिन अगर आप हवा में किसी चीज को छोड़ रहे हैं और ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींच रही है, यूनिवर्स की कोई चीज अपनी तरफ खींच रही है, तो आप उसके अगेंस्ट भी काम कर सकते हैं। तो ये काफी वीकेस्ट फोर्स है। अगर नहीं तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है एक बार किसी चीज को, तो उसके अपोजिट अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हो तो कभी आप खींच नहीं पाते, अगर ये बहुत स्ट्रांग होता। ठीक। दूसरा, ये जो फोर्स है ये बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स है, ठीक है। ये कैसा फोर्स है? ये बहुत लॉन्ग रेंज का फोर्स है, ठीक है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, एक बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज, बहुत लंबी गैलेक्सीज, स्टार तक ये फोर्स लगता है, मैसिव ऑब्जेक्ट्स पे भी। तीसरा, जो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ओबे करता है, इट ओबे, कौन सा? ओबेज सेंट्रल फोर्स, इट ओबेज सेंट्रल फोर्स इन नेचर। ये सेंट्रल फोर्स को ओबे करता है, ठीक है। सेंट्रल फोर्स को कैसे ओबे करता है? क्योंकि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ आपका फोर्स भी क्या होगा? कम होता चला जाएगा। तो जब आपके दो ऑब्जेक्ट लेंगे तो और दोनों ऑब्जेक्ट के अगर सपोज m1 और m2, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये d में होता है। और दो ऑब्जेक्ट को अगर आप देखें तो इनके सेंटर से हम लोग ये डिस्टेंस लेते हैं। और साथ साथ अगर दोनों मास को एक दूसरे के पास लाएं, एक दूसरे से दूर लेके जाएं, तो फोर्स में भी क्या होगा? चेंजेस आएंगे। तो ये हमेशा सेंट्रल फोर्स को ओबे करता है, ठीक है। और एज वेल एज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ, एक तो ये सेंट्रल फोर्स है और एज वेल एज ये इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है। अब इसमें देख सकते हैं 1/d², तो ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ भी है और साथ साथ एक सेंट्रल फोर्स को भी ओबे करता है, ठीक है। और लॉन्ग रेंज फोर्स है, एक वीकेस्ट फोर्स है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये मासेस पे, कुछ मैसिव ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। कौन? फोर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कहा जाए तो ये मास पे डिपेंड करता है और डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। ये कभी भी किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अगर इन दोनों मासेस के बीच में एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, तब भी ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को तब भी उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। मीडियम मतलब एयर हो गया, आपका वैक्यूम हो गया, आपका कोई वाटर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। कोई भी किसी भी तरह के मीडियम होंगे तो उन मीडियम पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। पांचवा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को। इट ओबेज न्यूटन थर्ड लॉ। थर्ड लॉ कैसे? थर्ड लॉ कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, पहली ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट पे जितना फोर्स लगाएगी उतना ही ऑब्जेक्ट दूसरे वाला पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा। तो यही, जैसे ये मास जितने मास फोर्स से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है 1 2, उतना ही दूसरा वाला ऑब्जेक्ट भी पहले वाले ऑब्जेक्ट को उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। लेकिन कैसे होंगे? इक्वल एंड ऑपोजिट। जितना इससे एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन भी होगा। तो एक्शन रिएक्शन को भी ये ओबे करता है, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ को भी ये ओबे करते हैं। तो ये 5 जो हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अबाउट
Some important points which should be remembered in regarding gravitational force. पहला, एक वीकेस्ट फोर्स है नेचर में, एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, सेंट्रल फोर्स को ओबे करता है, साथ साथ इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी ओबे करता है। इसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन? जैसे कि अगर दो मासेस हैं और उन दोनों मासेस के बीच, ये मान लिया आपने m1 और m2, इनके बीच की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, ठीक है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दें, बताइए नया फोर्स कितना आएगा? ये क्वेश्चन आपके लिए भी है। आप अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाएगा तो जो नया फोर्स आएगा, और आप ध्यान रखिए इसको आप हिंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप मुझे बताइए कि नया फोर्स कितना आएगा, ठीक है। अब ये आपके लिए क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। तो ग्रेविटी में सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास टर्म है वो क्या है? इसके कुछ, हाँ, कंक्लूजन हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो टॉपिक तो हमारा स्टार्ट हो गया ये, लेकिन इसकी पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंस बता देता हूं। इंपॉर्टेंस ये है कि स्मॉल जी, जब भी कोई अर्थ की तरफ फ्री फॉल गिरता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाता है? जी के इक्वल हो जाता है। और जी हमारा यही टर्म है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और साथ ही साथ कभी आप लोगों ने सुना होगा कि इक्वेटर में और पोल में जो जी का ये वैल्यू है, ये वैल्यू भी बदलता रहता है, ठीक है। और जी के चेंज होने की वजह से हमारे क्या है, जो हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो सैटेलाइट लॉन्च करते टाइम हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी प्लेस को हम यूज करें, कि इक्वेटर वाली प्लेस ज्यादा सुटेबल रहेगी या पोल वाली प्लेस ज्यादा सुटेबल रहेगी। जैसे आप देख सकते हो कि श्री हरिकोटा हमारा एक कैसा है जहां पर हमारा ये टेस्ट होते हैं, इसके रॉकेट प्रपोजल्स के, तो उन रॉकेट को जहां से लॉन्च करा जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च करा जाता है, तो उनके लिए एक सुटेबल प्लेस होनी चाहिए। अगर सुटेबल प्लेस होगी तो हमारे पास क्या आएगा कि अच्छी स्पीड पकड़ेगा और हमें अपना फ्यूल का कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। सुटेबल प्लेस कोई ना है। सुटेबल प्लेस कैसे है, अब हम लोग इसके बेसिस पे समझेंगे, जी की वैल्यू के बेसिस पे। साथ ही साथ तुम लोगों ने ये भी सुना होगा कि मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है या वेट है, वो क्या हो जाता है, अर्थ के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा कम है। अगर किसी इंसान का वेट यहाँ पर सपोज 60 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा उसका? 1/6। हाँ, 1/6 मतलब 1/6 गुना कम हो जाता है। तो है ना ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो यही वो जी है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्या क्या कहा? पोल और इक्वेटर्स पे हमारा जो प्लेनेट है, सैटेलाइट्स हैं, उनके अंदर जो वेट है उसको ये इफेक्ट करता है जी। क्योंकि वेट के फॉर्मूले में हमेशा क्या आता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज इसका मास ये है और धरती पे है या अर्थ पे है, तो इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है? एम जी। और एम जी को तो हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। अब समझ में आया? तो जो वेट बदलता है प्लेस टू प्लेस, वो इस जी की वजह से बदलता है। क्योंकि मास तो क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं, फिक्स्ड रहेगा। लेकिन बदलेगा कौन? ये जी। और इस जी के बदलने की वजह से ही कभी हमें लिफ्ट में जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें अपना शरीर में, अपने वेट में थोड़ा सा कैसा भारीपन लगता है। नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमें वेटलेसनेस महसूस होता है, भारीहीनता का महसूस होता है। अब समझ में आया? आप लोग भी अगर इस चीज को, इस टॉपिक को समझने वाले हैं तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, किसके बारे में, कि जी की वैल्यू होती क्या है, कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट when any object attracts earth when any object attracts earth, which acceleration is said to be acceleration due to gravity.
और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में इसको किससे डिनोट करते हैं? इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी, इज डिनोटेड बाय, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक। और जो ये स्मॉल जी होता है इसकी वैल्यू भी है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ जी, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ये आपके पास आता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये रहती है। और 10 भी हम ले लेते हैं अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक। अब दूसरी बात, मैग्नीट्यूड ऑफ जी की जो वैल्यू है 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड है, ये कहां पे है? ये है आपके अर्थ में। क्यों? क्योंकि जब हमें अर्थ की रेडियस पता है, अर्थ का मास पता है, तो हम इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं वहां से, ठीक है। साथ ही साथ इस मैग्नीट्यूड के बेसिस पे अब हम कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, कंक्लूजन नंबर 1 हमारे पास आता है कि इस जी की वैल्यू के लिए हम एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं कैपिटल जी के साथ। और कैपिटल जी वही कैपिटल जी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, जो कि कौन किस में आता है? आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स में आता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यह है आपका अर्थ या कोई भी प्लेनेट है, और इस प्लेनेट की सरफेस से या सरफेस में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम। तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट होगी तो उसकी तरफ नीचे की तरफ क्या लगेगा? एम जी वेट लगेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको देखो कि इनके बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पे रेडियस भी है। तो हम एक जनरल क्या ले रहे हैं, एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं कि कोई प्लेनेट है जिसका मास m है, और एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल m है, और उस पर नीचे की तरफ लगने वाला वेट क्या है? mg है। तो हम यहाँ पे इस वेट के लिए लिख सकते हैं F इज इक्वल टू mg, ये किसके है? ऑफ या फॉर एन ऑब्जेक्ट, ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन वहीं अगर इसका मास कैपिटल M है और ये स्मॉल m है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, तो आप यहां पर कौन सा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स भी यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स, बताओ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? यस, क्या बात है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो बेटा इसी फोर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं F इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन डी स्क्वायर, जैसे आप बोल रहे हो तो आप यहाँ पे क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस r है। ये भी एक फोर्स है, ये भी एक फोर्स है, ठीक। ये भी अर्थ लगा रही है, ये भी अर्थ लगा रही है, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के बीच बीच में लग रहा है। तो इस दोनों फोर्सों को इक्वल रखने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से मास को एडजस्ट कर लीजिए, तो आपके पास स्मॉल जी का एक फॉर्मूला बन जाएगा। स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? स्मॉल जी, बताइए, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। अब आप कह सकते हैं कि हमारा पहला कंक्लूजन यहां पर बिल्कुल एंड होता है, कि पहले कंक्लूजन में हम लोगों ने क्या देखा कि हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में एक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, और ये होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। और यहां से दिस इज कॉल्ड या दिस इज द रिलेशन बिटवीन, दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अब आप देखिए, किसी भी प्लेनेट का मास और रेडियस अगर हमें पता हो तो हम उसके लिए स्मॉल जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। मास ऑफ अर्थ अभी हमें पता होता है, और मास ऑफ अर्थ के साथ साथ रेडियस ऑफ अर्थ भी पता होता है, 6400 किलोमीटर लेते हैं हम ऑन एन एवरेज, तो हम यहाँ से स्मॉल जी कैलकुलेट कर देते हैं। और जब स्मॉल जी को कैलकुलेट करते हैं तो वो स्मॉल जी आपका कितना आता है अर्थ के लिए? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है ना अच्छा कंक्लूजन?
तो ये फर्स्ट कंक्लूजन हमारे पास अर्थ के लिए ही नहीं, किसी भी प्लेनेट के लिए, मून के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मून का रेडियस आपको पता हो और मून का मास पता हो तो आप स्मॉल जी को कैलकुलेट कर सकते हैं मून के लिए। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू, अगर ग्रेविटी है, हर एक प्लेनेट के पास ग्रेविटी है, बट ये है किसी के पास कम है, किसी के पास ज्यादा है। यही कारण है कि जो मून है उसके अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर वहां पे आप चिल्लाओगे सुने नहीं पाएगा कोई, स्पेस में भी चिल्लाओगे या कहीं ऐसी जगह पे चिल्लाओगे तो वहां पे नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर की कमी क्यों है, इस स्मॉल जी की वजह से। तो बहुत कमाल का है तो स्मॉल जी, लेकिन बड़े बड़े तुर्रम चीजों को सॉल्व करा इसने। तो इस सब चीजों को नोट करने के लिए आप मेरी वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अच्छा, ओके, नेक्स्ट कंक्लूजन नंबर 2 पे पहुंचते हैं। और कंक्लूजन नंबर 2 है आपका, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये है आपके इक्वेटर एंड पोल से रिलेटेड। अब इक्वेटर और पोल के बारे में आप लोग जानते हैं, जो अर्थ का शेप है, तो अर्थ का शेप कैसा है, बिल्कुल अर्थ का शेप बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल स्फेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप अपने इन जगहों से पोल के बेसिस पे थोड़ा सा धसा हुआ है, और इधर से कैसा है, फ्लैटेड है। ठीक है, नहीं ओवल नहीं बोलते, जियोइड, क्या कहते हैं, जियोइड शेप कहते हैं इसे। तो अर्थ का यहां से और यहां से अगर हम देखें तो ये आप अर्थ के पोल होंगे, और ये अर्थ का क्या होगा, इक्वेटर होगा। तो इक्वेटर में और पोल में क्या है कि पोल के पास जो रेडियस आती है उसको कहते हैं आरपी, इसको कहते हैं पोल रेडियस। ठीक है, ये रेडियस एट पोल या पोल रेडियस आप कह सकते हैं। और ये जो आएगा आपका इधर की तरफ आर ई, इसको बोलेंगे रेडियस एट इक्वेटर, आर ई। तो आर ई और आर पी को हम चेंज कर सकते हैं किसके बेसिस पे, या इनके बदलने की वजह से जी का वैल्यू बदलेगा। जी का वैल्यू कैसे बदलेगा, देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से देखिए आर स्क्वायर का अगर वैल्यू घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर ये बढ़ा, आर अगर बढ़ा तो फिर ये क्या होगा, जी घट जाएगा। तो ए के इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि कैसा है इनके साथ रिलेशन, देखो हम कैसे बना सकते हैं कि अगर एम कांस्टेंट हो किसी ऑब्जेक्ट का और रेडियस भी कांस्टेंट हो किसी प्लेनेट का, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इफ m is equal to constant and also r is to be constant, तो क्या होगा, आपका जो g है वो कैसे रिलेशन बनाएगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी कैपिटल जी, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट कितना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर ऑन केजी स्क्वायर। तो जी किस पे डिपेंड करेगा, आर पे डिपेंड करेगा। अब आप देखिए इक्वेटर में डिस्टेंस ज्यादा होती है, ज्यादा कितना, आर ई जो होता है वो होता है 6371 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट, और आर पी जो होता है वो होता है 6358 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ इक्वेटर वो ज्यादा है और रेडियस ऑफ पोल क्या है, कम है। तो इक्वेटर में अगर ज्यादा होगा तो इक्वेटर में जी का वैल्यू क्या होगा, कम। और किससे कम होगा, पोल में, पोल से। क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल। तो इसका ठीक उल्टा क्या होगा, रेडियस या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल, क्योंकि जी किस पे डिपेंड कर रहा है, जी आपका r1/r² के साथ है डिपेंडेंस उसकी। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। तो इससे हमें ये क्या पता चलता है कि जो जी का वैल्यू है वो जब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो बढ़ता है, और इक्वेटर में जी का वैल्यू घटता है। इसलिए जो आपका जी का वैल्यू है वो क्या होगा, इक्वेटर में कम होगा, और पोल की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ज्यादा होगा तो जब हम किसी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो बताइए वो कौन सी प्लेस ज्यादा सबसे अच्छी होनी चाहिए, यस, इक्वेटर होनी चाहिए। अगर इक्वेटर से हम किसी चीज को लॉन्च करते हैं
तो उस समय क्या करेंगे, उस समय जो रेडियस होगा वो ज्यादा होगा लेकिन जी का वैल्यू कम होगा, और धीरे 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 जैसे पोल की तरफ जाएगा इसका जी का वैल्यू बढ़ेगा। जी का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका जो वेट होगा वो भी बढ़ेगा, लेकिन जब हम यहां से इसको छोड़ेंगे तो वेट क्या होगा, कम। क्यों, क्योंकि जी आर पे भी डिपेंड करता है। तो हमारा कितना से भारी भरकम भी रॉकेट होगा तो उसको हमें उड़ाने के लिए ज्यादा आसानी कब होगी, जब वो इक्वेटर होगा। और इक्वेटर से जब यहां पहुंचेगा ऐसे 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 तो पोल के पास पहुंचेगा, और यहां से वैसे तो फिर धीरे से ऐसे जाने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे उसके पार्ट्स छूटते चले जाते हैं, और जैसे छूटते चले जाएंगे तो अलग अलग चैम्बर्स निकलते चले जाएंगे, तो धीरे धीरे खुद ही इसका क्या होता है, मास कम होता चला जाएगा, और ये फिर क्या कर लेगा, अच्छी स्पीड पकड़ लेगा। और फिर जैसे आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट को स्केप करने के लिए स्केप वेलोसिटी हम यूज करते हैं, तो वो भी इस जी पे डिपेंड करता है। आए समझ में थोड़ा सा? तो इक्वेटर और पोल स्मॉल जी पे डिपेंड करते हैं, उनके जो रेडियस है। ठीक है, पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा या कम, ज्यादा, और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम, तो हम यहां लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ जी एट पोल ऑलवेज क्या, ग्रेटर देन, यस, ग्रेटर देन एन इक्वेटर, हमेशा उससे ज्यादा बड़ी होगी। ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इसको यहां से नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर कंक्लूजन नंबर 3। ओके, कोई नहीं, इसको हम इरेज कर देते हैं, अभी यहां से वाला स्पेस यूज कर देते हैं। कंक्लूजन नंबर 3, देखिए कंक्लूजन नंबर 3 जो है वो आपका जी के वैल्यू से रिलेटेड है। और जी की वैल्यू क्या है, कि जी की वैल्यू अभी तक हमने देखा एक फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इसे किसी भी प्लेनेट के लिए जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो जी का वैल्यू होता है इस पे, मून पे, जी का वैल्यू मून पे वो कितना रहता है, 1/6 जी का वैल्यू कहां पर, अर्थ पे। और अगर हम दोनों के साथ उसी ऑब्जेक्ट का, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका ऑब्जेक्ट का एम की मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्योंकि मास तो कोई चेंज होता नहीं है, दोनों साइड अगर हम उसी मास की मल्टीप्लाई कर दें तो मास इंटू ग्रेविटेशनल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेट, और मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेट। तो यहां से आ जाएगा वेट ऑफ मून किसी ऑब्जेक्ट का 1/6 वेट ऑफ अर्थ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और यहां से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनाने को मिलते हैं। कि जैसे अगर एक एग्जांपल ले लें, किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे जो है 60 न्यूटन है, बताइए उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा, कैसे निकाला आपने, 1/6 कर दिया होगा। तो आपने यहां से फॉर्मूला यूज करा, वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1/6 मल्टीप्लाई बाय 60, 10 न्यूटन। है ना इंटरेस्टिंग कंक्लूजन, और ये काम भी आता है, इन पे बेस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कंक्लूजन नंबर 4। कंक्लूजन नंबर 4 है द वैल्यू ऑफ जी से रिलेटेड, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। द वैल्यू ऑफ जी का आएगा कैसे, हम बोल तो रहे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 है ना, तो हाँ है ना, हाँ सर। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो आता कैसे है, वो आता है आपके अर्थ के मास से रिलेटेड। अगर आपको मास ऑफ अर्थ पता हो कितना है, अर्थ का मास है 6 इंटू 10⁻24 kg, ये अर्थ का मास है। और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर हम लेते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, 6 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, मास पता है, रेडियस पता है, और स्मॉल जी का फॉर्मूला भी पता है हमें, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको अर्थ के लिए मान लें तो ई लगा लेते हैं छोटा छोटा नीचे।
ठीक है। अर्थ के लिए हम लोग थोड़ा सा ई मान लेते हैं, ये वाला स्मॉल ई, क्योंकि इक्वेटर के लिए भी हम लोगों ने वो माने हैं ना, कैपिटल ई माने। रख दो वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10⁻24 और 6 इंटू 10⁻6। तो मुझे पता था कि आप लोग के अंदर कुछ कीड़ा होगा, इसका कीड़ा, इस जी के वैल्यू के लिए कीड़ा, कि 9.8 बोल तो रहे हैं लेकिन निकाला कैसे और आया कैसे और कब बताएंगे, तो हम अभी बताएंगे, ठीक है। तो यही है वो कीड़ा। मुझे पता है मास्टरों के अंदर भी होता है कीड़ा, बहुत सारे टीचर्स भी क्या करते हैं, कभी कभी इस कीड़े के पीछे पड़ते हैं, तो वो कीड़ा यही है। रख दो। अब क्या करना है, सबसे पहले पावर को एडजस्ट कर लो, 6 से 6 कैंसिल, अब ये बन गया आपका 6, जी की वैल्यू आपका आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻�6 के अराउंड, ठीक है। और अच्छा, रेडियस ऑफ अर्थ में एक और चीज है, 64 बोला था ना, 6.4 भी है, ठीक है, 6.4 और स्क्वायर भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे और ये कितना बन गया फिर 12, 6 2 जा 12, ऊपर जाएगा तो -12 हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा आपका 6.4, 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। इतनी बातें। तो ये 6400 किलोमीटर होता है वैसे, तो हमने किलोमीटर को किसमें बदल दिया, 6400 किलोमीटर, एक तो 3 जीरो लगा दी, 2 और 1, तो 3, तो ये मीटर में आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम स्टैंडर्ड में फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे 10⁻6 मीटर। कौन सा बोल रहे हो ये, अच्छा ये वाला 6 पे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 6। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो और साथ साथ में 6.4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो पूरा कैंसिल करके हमारे पास आता है, पावर को एडजस्ट कर लेंगे, 12 + 11 कितना हो जाएगा 23, और 24 से 23 चल जाएगा तो ये बचेगा कितना 1, मतलब 10 बचेगा, और इन सब की मल्टीप्लाई करके हमारे पास आता है जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखा आपने, तो ये मास ऑफ अर्थ हमें पता हो, रेडियस ऑफ अर्थ पता हो, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसी कंक्लूजन के अंदर हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होता है, एंड होता है। लेकिन इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ साथ हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को भी समझेंगे, जो है हमारा कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है।